फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ते हैं पदार्थों के प्रकार, यानी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हम इसमें अभी तक आवेशों का प्रवाह पूरे पढ़े, तो आवेश प्रवाह के आधार पर हम पदार्थ के प्रकार निकालेंगे। तो आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, एक चालक, दूसरा कुचालक या विद्युत रोधी उसे कहते हैं, और तीसरा अर्धचालक। ठीक है ना। तो आप यहां लिखेंगे आवेशों के या पदार्थ में आवेशों के प्रवाह के आधार पर, पदार्थ में आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक चालक, जिनको कंडक्टर कहते हैं, चालक अंग्रेजी में कंडक्टर। दूसरा है कुचालक या विद्युत रोधी, इन्हीं को कहते हैं कुचालक या विद्युत रोधी, इनको इंसुलेटर कहा जाता है। और तीसरा है अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक है ना। तो पहले डिस्कशन करते हैं किसमें, चालक में। इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, यानी कंडक्टर, चालक होता कौन है, जिसमें विद्युत का प्रवाह हो, वो विद्युत का चालक कहलाएगा। तो परिभाषा आप क्या लिखेंगे, वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह सरलता पूर्वक हो जाता है, चालक कहलाते हैं। ठीक है ना। अब विद्युत का प्रवाह किनके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। यानी में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तब तो प्रवाह होगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो गति कर सकेंगे, यानी उनका स्थानांतरण हो सकेगा एक जगह से दूसरे जगह के लिए, तब तो वो उसमें विद्युत का प्रवाह करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तभी आवेशों का प्रवाह होगा और विद्युत धारा प्रवाहित होगी उनमें। तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे, वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह आसानी से या सरलता पूर्वक किया जा सकता है, चालक कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है और यह चालक में गति कर सकते हैं या स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को गतिशील इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद इसमें डिटेल लिखेंगे कि चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। आप लिख लेंगे आगे। तो जिसकी परिभाषा तो अपन सेकंड यूनिट में विद्युत धारा विस्तृत पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब है कि जब ताप बढ़ाएंगे तो धनात्मक होगा प्रतिरोध, यानी बढ़ेगा, और जब ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है। यानी सीधे पे आप ये मानो कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो आप लिखेंगे चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है, और जब प्रतिरोध बढ़ जाता है फलस्वरूप चालकों की चालकता घट जाती है। दो ऑब्जेक्टिव बन गया। पहला बन गया कि ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा बन गया चालकता क्या होती है, घटती है। अब जैसे चालक कौन से कहलाते हैं, जैसे इसमें आप लिखेंगे सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि सभी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, चालक होती हैं। दूसरा है आपका इंसुलेटर, यानी कुचालक या विद्युत रोधी। इंसुलेटर क्या होते हैं, इनमें विद्युत का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता। और जो विद्युत प्रवाह क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी इनकी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होगी। ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह बिल्कुल नहीं हो पाता, कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। यहाँ मनुष्य भी चालक है, ये मनुष्य चालक की गिनती में ही आता है कि मनुष्य में चालक यानी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो परिभाषा क्या लिखी इंसुलेटर में, वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता, कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, यानी ना के बराबर होती है, और अर्थात इसके सभी इलेक्ट्रॉन परमाणु से बंधे रहते हैं, यानी बद्ध रहते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। ये लिखेंगे आप जितना मैंने आपको बताया। ठीक है ना। इसके बाद आप लिखेंगे कि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक भी नगण्य होता है। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक, पैराग्राफ चिन्ह लिखेंगे कि कुचालकों या विद्युत रोधी का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है, यानी ताप का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। कुचालकों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपने लिखा कि उसमें क्या लिखे थे, सभी धातु में, तो इसमें लिखेंगे जैसे कागज, मोम,
लकड़ी, कांच आदि। ठीक है, ये सभी क्या विद्युत के कुचालक हैं। इसके बाद तीसरा आता है अर्धचालक या सेमी कंडक्टर। तो अर्धचालक यानी आधा चालक रहे, यानी आधा वो चालक की भांति व्यवहार करे और आधा कैसा करे, कुचालक की भांति, मतलब इनकी जो चालकता हो वो इन दोनों के बीच हो। ठीक है ना, तो अर्धचालक हेडिंग छोड़ेंगे आप, अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, वे सभी पदार्थ जिनकी चालकता चालक और विद्युतरोधी के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है ना, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में होते हैं, होते तो हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तभी तो उसमें धारा प्रवाहित हुई, लेकिन कुचालक की भांति भी व्यवहार करते हैं, आधा चालक की भांति और आधा कुचालक की भांति, इसलिए इनको अर्धचालक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वे सभी पदार्थ जिनमें या जिनकी चालकता कुचालक और चालक के बीच की होती है, यानी चालक से कम और कुचालक से अधिक होती है, वो क्या कहलाती है, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है ना, इनके बाद लिखेंगे कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में होते हैं और इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, यानी ताप बढ़ाने पर, अर्थात ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, तो यहां भी तो ऑब्जेक्टिव बन गए कि ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है, फलस्वरूप चालकता बढ़ जाती है। प्रतिरोध, रुकावट कम होगी तो बहाव ज्यादा होगा, रुकावट ज्यादा हो गई तो बहाव कम होगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, कम होगा, तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये रहे अर्धचालक, जैसे जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अभी बहुत से चालक है, पी टाइप, एन टाइप, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। ठीक है ना, तो इनको आप, ये जो अर्धचालक शब्द आया आपका, इसका एक पूरा चैप्टर आपका बनेगा, लास्ट चैप्टर है आपका, एकदम अंतिम में, इसमें फिजिक्स का अंतिम चैप्टर है आपका अर्धचालक एवं युक्तियां। ठीक है ना, उनकी युक्तियां अर्धचालकों की, यानी उनकी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर की। तो पी टाइप प्रचालक, एन टाइप प्रचालक, उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, एक बड़ा चैप्टर है उसका। इसलिए अभी इनके कुचालक, चालक और अर्धचालक में डिफरेंस भी उसी यूनिट में पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको ये टॉपिक आया था, इसलिए इतना बता दिया गया। इसके विस्तृत, इनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड होते हैं, ये बैंड वगैरह, वर्जित अंतराल कोटि होती है, ये नेक्स्ट चैप्टर, उसमें लास्ट चैप्टर में आपको इनका विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। इसमें आप इतना पढ़िए, इतना जरूरी है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसमें हेडिंग छोड़िएगा, परावैद्युत यानी डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है ना, तो परावैद्युत क्या होते हैं, परावैद्युत वो होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, विद्युत धारा तो नहीं प्रवाहित होने देते लेकिन विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। तो परिभाषा आप लिखेंगे, वे सभी पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, परावैद्युत कहलाते हैं। ठीक है ना, परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं, परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत जिनको कहते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक, पोलर डाई इलेक्ट्रिक। और नंबर दो, अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। समझ गए होंगे कि नॉन पोलर, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है ना, तो पहले हेडिंग छोड़िएगा आप, ध्रुवीय परावैद्युत। ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं, वे परावैद्युत, परिभाषा लिखेंगे, वे परावैद्युत जिनके अणुओं के, जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं। ठीक है ना, यानी एक ही रेखा पर होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहते, सॉरी नहीं होते, समझिए थोड़ा, वे उल्टा परिभाषा है इसकी, ध्रुवीय में नहीं होते और अध्रुवीय में होते हैं। थोड़ा वहां देखिएगा, सुधार कर लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा परिभाषा को एक बार और उसको सुधार करिएगा। वे सभी परावैद्युत जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। जैसे जैसे HCl और H2O, इनकी संरचना मैं आपको समझा देता हूं। ये आप मान लीजिए HCl की संरचना कैसे, ये Cl हो गया, ठीक है ना, इसमें यहाँ पे उसका केंद्र ये हो गया, पर एक H बना रहेगा यहाँ पे, इसका केंद्र ये हो जाएगा। क्या ये संपाती है इनके धनावेशों के केंद्र या ऋणावेशों के केंद्र? दूसरे में है ये ऐसे, यहां पर O रहेगा, एक H यहां पे रहेगा, एक H यहां पे रहता है संरचना में। तो
ये संरचना हो गई HCl की नंबर फर्स्ट, ये हो गई किसकी, H2O की। तो इन दोनों में इनके धनावेशों या ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं है, ये ध्रुवीय परावैद्युत कहला गए। तो चित्र इनका बन गया ध्रुवीय परावैद्युत। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ध्रुवीय परावैद्युत कौन कौन से होते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत यानी HCl कैसा परावैद्युत है, ध्रुवीय की अध्रुवीय। तो आपने क्या, आप इससे देख लीजिए और इसमें लिखेंगे कि HCl ध्रुवीय परावैद्युत। अगली हेडिंग छोड़िएगा, इसका दूसरा सेकंड पार्ट, इसमें है अध्रुवीय परावैद्युत। यहां सीधे से जोड़ दीजिए, इसमें अध्रुवीय, इसको नोट करने के बाद अध्रुवीय में लिखिएगा वे सभी परावैद्युत। अध्रुवीय में क्या कहलाएगा, वे सभी, दूसरी हेडिंग छोड़िएगा, अध्रुवीय परावैद्युत वे सभी परावैद्युत जिनके धनावेशों, जिनके अणुओं के, वे सभी परावैद्युत जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं। हा में होते हैं और ध्रुवीय में नहीं होते, ठीक है ना, उल्टा है इनका। तो वे सभी परावैद्युत जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। जैसे H2O2 CO2, ठीक है। अब मैं आपको H2O2 की संरचना समझा देता हूं। ये H बन गया, एक H ये बन गया, ऐसे बॉन्ड बनेगा, तो ये H और दूसरा ये H, ये संपाती हो गए, इनके केंद्र सेंटर में रहेंगे। ये किसकी संरचना हो गई, नंबर एक H2 की, दूसरी हो गई O2 की, दूसरी बनाएंगे O2 की। तो ये हो गया एक O, दूसरा वो, ये हो गया। इनके धनावेशों के केंद्र कैसे हैं, संपाती हैं, या ऋणावेशों के केंद्र संपाती हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा परावैद्युत हो गया, अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। इसको माइंड करिएगा कि H2O2 CO2 अध्रुवीय परावैद्युत, HCl H2O कौन से परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत। तो इनको पढ़िए। धन्यवाद।